दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के लिए आधुनिक बिहार। आज देखेंगे इसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक, महाजनपदास, ओके, एंड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, एंशियंट में मेडाइवल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करना है बिहार, आधुनिक बिहार। ठीक है, ये अच्छे से करना है क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आधुनिक बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। फारूक सियार के शासनकाल में बिहार शहजादा मिर्जा अहमद को नाम पत्र के अधिकार दिए गए और बंगाल के जो नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। और सुजाउद्दीन जो था बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अलीवर्दी खान को और उप नवाब नाजिम को क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, और मार्च 1739 में आप देखेंगे सुजाउद्दीन जो की मृत्यु के बाद आप देखेंगे अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में, कौन सा युद्ध, गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों को क्या किया, हरा दिया। और 1740 में देखेंगे उसने मुर्शिद कुली के वंशज सरफराज खान को क्या किया, विस्थापित कर बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे। ठीक है, यह है आपका। आगे देखेंगे बिहार के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम पत्र का उपनवाब बनाया। ठीक है, नाम मात्र का उपनवाब बनाया। किसको, सिराजुद्दौला को। किसने, अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान का सिराजुद्दौला कौन था, ये पोता था। ठीक है, ठीक है, सिराजुद्दौला द्वारा अलीवर्दी खान के खिलाफ किया गया विद्रोह। ठीक है, उसके ही खिलाफ, अलीवर्दी खान के खिलाफ क्या कर दिया, ये सिराजुद्दौला जो था ये विद्रोह कर दिया। और तत्कालीन दीवान जो राजा जानकी राम के द्वारा विफल रहा। ठीक है, ये विफल रहा। ठीक है, विफल हो गया। ठीक है, ये खिलाफ जो अलीवर्दी खान के खिलाफ था, जो सिराजुद्दौला का, वो क्या हुआ, विफल रहा। और अलीवर्दी खान ने 1733 ईस्वी में बिहार का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, बिहार का डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, अलीवर्दी खान को। कब, 1733 ईस्वी में। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का क्या बनाया गया, दीवान बनाया गया। किसको, राजा जानकी राम के बाद किसको, राम नारायण को। अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई, 1756 में। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और उस समय सिराजुद्दौला जो था, जो अलीवर्दी खान का जो पोता था, वो क्या बना, नवाब बना। कहाँ का, बंगाल का। ध्यान रखेंगे। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे, कौन कौन प्रमुख थे, पूर्णिया के नवाब जो शौकतगंज चचेरे भाई, सिराज की मौसी घसीटी बेगम, ओके, कौन, घसीटी बेगम। ठीक है, घसीटी बेगम तथा उनका सेनापति जो मीर जाफर था, जो अलीवर्दी का दामाद। ये सारे लोग कौन थे, ये विरोधी थे। ठीक है, किसके, सिराजुद्दौला के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को क्या किया, बंदी बना लिया। और मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को क्या किया, सेनापति नियुक्त किया। मीर जाफर के स्थान पर किसको, मीर मदान को सेनापति बनाया। और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में, कौन से युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को क्या किया, पराजित कर और उसकी हत्या कर दी। और आप देखेंगे 13 जून 1757 में जो प्लासी नामक स्थान पर बंगाल के जो सिराजुद्दौला थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके बीच क्या हुआ, एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। और क्या हुआ, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। और कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे जो उस समय कौन, लॉर्ड क्लाइव थे। कौन, लॉर्ड क्लाइव जो थे, वो उनकी क्या हुई, जीत हुई। और प्लासी के पश्चात आप देखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का क्या किया, नवाब बनाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, नियुक्त किया। और उसके साथ पटना आया। ठीक है, उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र जो मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। ठीक है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक जो सत्ता थी बिहार की, वो नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में। जो वास्तविक सत्ता थी, ठीक है, वो किसके हाथ में थी, जो नाजिम जो नायब के नाजिम जो राजा राम नारायण, ठीक है, राम नारायण के हाथों में थी। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 2 उप दीवान नियुक्त किए। और इसमें जो बंगाल के लिए कौन, मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए सिताब राय। ये दोनों नाम याद रखेंगे। कौन कौन, इलाहाबाद की संधि के बाद कौन कौन,
2 उप दीवान नियुक्त किए गए, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ठीक है। बंगाल के लिए किसने? मोहम्मद रजा को, ठीक है, रजा खान को। अब बिहार के लिए किसको? सिताब राय को, ठीक है, सिताब राय को, ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो इलाहाबाद की जो संधि थी वो कब हुई थी? 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त, ये 1765 में हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये संधि पूछ देगा, ठीक है। अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे क्या किया? मार दिया। किसके? कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में। किसको? अली गौहर को, ठीक है, अली गौहर को, जिसे शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अली गौहर बिहार का अभियान 1759 ईस्वी में क्या किया? समाप्त कर दिया। किसने? अली गौहर ने। मुगल सम्राट जो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली की सिंहासन पर क्या किया? अधिकार किया और अंग्रेज का सहयोग किया, ठीक है। कब? ये मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद। किसने? अली गौहर ने, ठीक है। और पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ। अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उसमें क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। 1760 ईस्वी में देखेंगे मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। और नवाब मीर कासिम ने अपनी उनकी जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे कर दी? मुंगेर से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, स्थापित कर दी। और आप देखेंगे 1764 ईस्वी में अंग्रेज की सेना जो मीर कासिम ने अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला और भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ कहाँ पे हुई? बक्सर में हुई, जो इतिहास में किसके नाम से? बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। और आप देखेंगे सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना ने 3 शासकों की संयुक्त सेना को क्या किया? पराजित कर दिया, ठीक है। पराजित करने के बाद आप देखेंगे बक्सर के पश्चात, ठीक है, आप देखेंगे बक्सर के पश्चात, ठीक है दोस्तों, बक्सर के पश्चात जो शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में क्या किया? दीवानी लगान वसूल का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। और लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार के क्षेत्र को क्या किया? दैद शासन लागू किया, ओके, ड्यूल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। सर आप देखेंगे नेक्स्ट वन, सर लियोनिल कार्टिस, ओके, को दैत शासन का जनक कहा जाता है। किसको? सर लियोनिस, ठीक है, लियोनिस कार्टिस, ओके, कार्टिस को क्या कहता है? दैत शासन का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय बिहार का जो प्रशासन मिर्जा मोहम्मद काजिम खां जो मीर जाफर का भाई के पास था, तथा उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण जो राजा राम नारायण का भाई था उसको नियुक्त किया गया। और क्लाइव ने सितंबर 1765 में काजिम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर किसको रखा? धीरज नारायण की क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। और राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के कौन? महत्वपूर्ण उप प्रांतिपतियों में से थे, ठीक है, उप प्रांतिपतियों में से थे। और पटना में स्थित आप देखेंगे अंग्रेज की जो फैक्ट्री थी, व्यापारिक केंद्र था, मुख्य अधिकारी कौन था? मिडलटन, ओके, मंडलटन, ठीक है, मंडलटन को राजा धीरज और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 ईस्वी में नियुक्त किया। किसको को? धीरज नारायण को और राजा सिताब को, ठीक है, ठीक है, नियुक्त किया। और धीरज नारायण को 1767 से हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। किसको? सिताब राय को क्या बनाया गया? नायब दीवान बनाया गया। तथा टॉमस रम्बोल्ट को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बिहार में आप देखेंगे यूरोपियों का जो आगमन हुआ था, ठीक है, बिहार में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था उसके बारे में देखेंगे। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार के यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें हम जान लेते हैं जो पहले भारत में जो यूरोपीय आए थे उनका क्रम जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जानते हैं इसमें कौन सबसे पहले आए? सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, उसके बाद डच आए, ठीक है, डच के बाद इंग्लिश आए, फिर कौन आए? डेन्स आए, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच आए, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो पुर्तगीज थे ये सबसे पहले भारत में आए और सबसे आखिरी में गए। ये मूलतः कहाँ पे रहते थे? ये गोवा रीजन में रहते थे। और जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पुर्तगीजों का ही देन है जो अभी भी गोवा में क्या है? अस्तित्व में है,
ठीक है दोस्तों, ये आप देखेंगे। और आगे हम जब देखेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब इंडिया का पढ़ेंगे, 1-2 दिन में क्लासेस आने वाला है, तो उसमें हम अच्छे से, ठीक है, विस्तृत में पुर्तगीज के बारे में सारे जो कौन कौन से ट्रैवलर आए, जैसे वास्को डी गामा कब आए, जैसे 1498 में आए, ये इस तरीके की चीज़ें, और क्या क्या किए वास्को डी गामा, चाहे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ये सारे चीज़ों का जानकारी दिया जाएगा जब इंडियन हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है, तो बिहार में देखते हैं, बताया जैसे 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का क्या हुआ, आगमन हुआ। प्रारंभ में ही बिहार के जो सोरा व्यापार और डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। ठीक है, अब बिहार में सबसे पहले जो पुर्तगाली आए, पुर्तगाली हुगली के राजमार्ग से पटना आए थे। कहाँ से? हुगली के राजमार्ग से। और पुर्तगाली अपने साथ क्या मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर पटना से सूती वस्त्र ले गए। कौन से? कॉटन जो वस्त्र होता है ना, वो लेके गए। और डच कंपनी की स्थापना आप देखेंगे 1632 ईस्वी में हुई। और डच फैक्ट्री वर्तमान में कहाँ पे? पटना जो कॉलेज है ना, पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से में क्या की, एक इमारत थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, जो जॉब चारनाक को, ठीक है, कौन? जॉब चारनाक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। किसको? जॉब चारनाक को, ये नाम याद रखेंगे। तथा वह इस पद पर 1680 तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान क्या किया? जॉब चारनाक को के अधीन कार्य किया। ठीक है, कौन? सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चारनाक के अधीन कार्य किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछ देगा सर जॉन मार्शल किसके अधीन काम किया था, तो यह बताएंगे जॉब चारनाक के। बिहार के जो सूबेदार थे शाइस्ता खान द्वारा, आप देखेंगे शाइस्ता खान जो 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी का व्यापार 3.5% जो कर लगाने का जो क्षुब्ध होकर जॉन चारनाक ने हुगली शहर को क्या किया? 1686 में लूट लिया। ठीक है, इतना कर लगाया और हुगली शहर को 1686 में क्या किया? लूट लिया। ठीक है, और आगे देखेंगे फारूक सियाब ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 में पुनः स्वतंत्रता प्रदान की। और ये स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद आप देखे होंगे जो पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 में पुनः खोल दिया। और इस दौरान कंपनी के व्यापार में घुसखोरी की प्रथा प्रारंभ हुई। और नवाब अलीवर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री जो 1750 में पुनः बंद कर दी गई। लेकिन हालवेल ने प्रयास करके 1755 में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया। यानी 5 साल बाद, 5 years, after 5 years, okay, the Patna factory has again opened, okay, after closed 1750 में। ओके फ्रेंड्स, बिहार में यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड कंपनी का नाम और स्थापना दिवस। पुर्तगाली जो फैक्ट्री थी 17वीं सदी में किस चीज़ का उत्पाद करती थी? सूती का। डच जो नीदरलैंड फैक्ट्री थी 1632 ईस्वी में अनाज, सोरे और सूती वस्त्र का। ब्रिटिश फैक्ट्री देखेंगे 1651 नील और सूती वस्त्र का। और डेन फैक्ट्री थी वो 1774 में सूती वस्त्र का। आप देखते होंगे एक कॉमन जो है वो कॉटन क्लॉथ्स है, वो सभी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पाद किया जाता था। ठीक है, बिहार के सूबेदार जो थे, बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां, उनका भाई अब्दुल्ला खां सैयद बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? सैयद बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? सैयद हुसैन अली खां और उनके भाई अब्दुल्ला खां, और जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में? शासक निर्माता के रूप में। 1763 में जब मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था। कौन? अंग्रेजी जो इंग्लिश एजेंट था जिसका नाम था एलिस, वो भी था, और उसने हत्या करवा दी। ठीक है, और हत्या करवाने के बाद यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। तो आएगा क्वेश्चन कि पटना हत्याकांड कब हुआ था, तो यह बताएंगे 1763 में। ठीक है, और मीर कासिम को गिरफ्तार किया गया था 148 कैदियों के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। और 1770 में बिहार का पूर्णिया जिला जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। कौन? कब? 1770 में। बिहार का कौन? पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला आप देखे होंगे, या वेट अ मिनट, सॉरी, ये बिहार के मैप में देख लेते हैं। जो ये बिहार का मैप है ना, ठीक है, आप देखेंगे जो ये बिहार का मैप है, देखिए थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सा एडजस्ट करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे किशनगंज है, किशनगंज, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे ये पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया के ही कौन है? इस समय एमपी है,
काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, पप्पू यादव, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके नीचे भागलपुर है, ठीक है, उसके बाद बांका है, इस तरीके से है, और ये ऊपर किशनगंज औरैया, ठीक है, ये बिहार का एक छोटा सा मैप हो गया ताकि आपको याद रहे, ठीक है चीज़ें। एंड नेक्स्ट, ये सन्यासी विद्रोह का क्या था, केंद्र था, ठीक है दोस्तों। और सर जॉन शोर की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके द्वारा जो अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है, व्यवस्था थी, उसको बिहार में लागू किया गया, ठीक है। अगला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार का दीवान अधिकार प्राप्त हो गया। तो उसके बाद बिहार का जो प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति पद बनाया गया, और 1772 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को रायन की उपाधि दी, ठीक है, उसके पुत्र कल्याण सिंह को, ठीक है, कल्याण सिंह को रायन की उपाधि प्रदान की। कौन, वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, कई बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए सुन के। वर्ष 1770 में के बाद अब 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा, और इस समस्या का समाधान करने के लिए जो अनाज का भंडार के लिए पटना गोलघर का निर्माण हुआ। पटना गोलघर का कब निर्माण हुआ, तो आप बताएंगे जो बिहार में अकाल पड़ा था 1770 और 1783 में, उसी के बाद अनाज के भंडार रखने के लिए ये पटना गोलघर का निर्माण हुआ। आइए बिहार में जनजातीय विद्रोह देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी जो जनजातीय विद्रोह है। बिहार में जो जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार में, कुछ इसकी स्थापना के बाद ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार जो झारखंड में है पठारी क्षेत्र जनजातियों के विस्तार 1765 में आरंभ हुआ, और इसके बाद आप देखेंगे जो अस्थायी जनजातियों में क्या हुआ है, विरोध की भावना जगी, और उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ अंग्रेज रहते थे ना, वहाँ का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस था उसको खत्म करते थे, और वो पूरी रूप से जो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट और जो भी रिसोर्सेज थे उसको क्या करते थे, विनाश करते थे, और ट्राइबल्स जंगल में ही रहते हैं, तो इस वजह से एक संभावना नजर आने लगी कि तो उन्होंने क्या किया, जिन्हें दीकू कहा जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे नौ आगंतुकों जिन्हें दीकू कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे दीकू किसे कहा गया, 9 आगंतुकों को कहा गया कि विरोध में उनकी विरोधी भावना बनी, ठीक है, विरोधी भावना बनी, और जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोह के द्वारा अपनी शौर्य, बलिदान और राष्ट्र प्रेम से परिचित दिया, और समय समय में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। तो आइए देखते हैं प्रमुख जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां हैं। आप देखेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से देखेंगे जनजातीय विरोध से, और गांधी जी एरा से देखेंगे, ठीक है, और बिहार के जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है, और प्रसाद जी हो गए, ठीक है। एंड आप देखेंगे प्रमुख जनजातियों में जो नोनिया विद्रोह था 1770 से 1800 ईस्वी में, नोनिया बिहार के मुख्य सोडा उत्पाद केंद्र जो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था, ठीक है। नोनिया विद्रोह कहाँ पे हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ हुआ था, ठीक है, हाजीपुर, तिरहुत, सारस और पूर्णिया में हुआ था। और ये क्या मुख्य रूप से क्या उत्पाद करते थे, ये सोडा यानी सोडा उत्पाद करते थे, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, इसमें अगला देखते हैं, आइए तमार विद्रोह के बारे में जानते हैं। तमार विद्रोह 1789 से 94 के बीच में हुआ। छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1794 तक चला, और अंततः इस विद्रोह का अंग्रेजों ने कुचल दिया, यानी खत्म कर दिया, दबा दिया। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में, यह विद्रोह पलामू शासक जो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था, ठीक है, और अंग्रेज ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी, और उसके बाद ये विद्रोह ये भी समाप्त हो गया। कोल विद्रोह देखते हैं, 1831 से 32 के बीच में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो और उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे, और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, भूमि संबंधी असंतोष था, और इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो
बुद्धू भगत और बिंदसराय और सिंह राय और सुरगा मुंडा थे। कौन कौन थे ये नाम याद रखें, क्योंकि ये पूछ देगा कोल विद्रोह के कौन कौन मुख्य नेता थे। तो आपको रखना है ध्यान, बुद्धू भगत, बिंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा। ठीक है, याद रखेंगे। भूमिज विद्रोह में देखेंगे, भूमिज विद्रोह 1832 में से 33 में हुआ था। यह विद्रोह वीर भूम के जमींदार जो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। ये नेतृत्व कौन किया है ये याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। ठीक है, लगान व्यवस्था के कारण यह विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह 1832 में, और इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम दोनों के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और संथाल विद्रोह देख लेते हैं, 1855 में हुआ था। यह आदिवासियों का विद्रोह भागलपुर जो जिला है ना, भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, भागलपुर देख रहे हैं, जैसे ये अपना बिहार हो गया ना, बिहार में ये नीचे भागलपुर है, उसके नीचे बांका, यानी इस एरिया में कौन सा संथाल वाला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, संथाल विद्रोह। ठीक है, और आप देखेंगे संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था, यानी वेस्ट बंगाल तक था। और इस विद्रोह के नेता सिद्धो कानू, चांद और भैरव थे। याद रखेंगे, सिद्धो कानू, चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। ठीक है, सहोदर भाई थे, और इन विद्रोहों का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया। ये ध्यान रखेंगे, संथाल विद्रोह का जो दमन किसके द्वारा किया, कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोटा विद्रोह देखते हैं दोस्तों। लोटा विद्रोह आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। ठीक है, ये केबीसी नैनो का बिहार समग्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इससे 1 या 2 कुछ क्वेश्चन ही आपको बाहर से देखने को मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, सारी चीजें इसी में मिलेंगी। ठीक है, यह लोटा विद्रोह 1856 में, यह विद्रोह 1857 की जो क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। किसके लिए? लोटा के लिए। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या होता था ना दोस्तों, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उस समय के लोग जो थे वो मतलब अपने हक के लिए कितना लड़ा करते थे। ठीक है, मतलब पीतल की जगह अगर वो मिट्टी का दे दिए तो उसके लिए एक विद्रोह खड़ा कर दिए। ठीक है दोस्तों, और आज सड़क पे लोग पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लोग वीडियो ही बनाते रह जाते हैं। ठीक है, खैर चलिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये लोटा विद्रोह के बारे में। ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं भूलेंगी, और एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं जो मुंडा विद्रोह देखते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह। ठीक है, और जो 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ, जो यूपी में है ना, मेरठ 10 मई को स्टार्ट हुई थी, 10 मई। ओके, वी विल सी नेक्स्ट वन। मुंडा विद्रोह 1899 और 1901 में यह आंदोलन मुख्य प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जी को और क्या बोला जाता है? और धरती अब्बा बोला जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, और यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से 1895 और 1895 से 1901 तक। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को क्या बोलते थे? सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम याद रखेंगे, सरदारी लड़ाई के नाम से। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन और पुनरुत्थान में लाना था, और ये आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। और बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकश्ववाद का उपदेश दिया। ठीक है, और इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया, और 3 मार्च 1900 में चक्रधरपुर में बिरसा जी को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा दी गई। लेकिन फिर क्या होता है, 9 जून 1901 को रांची कारागार में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, प्लेग होता है ना, प्लेग के कारण उनकी डेथ हो गई, जहां अब बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे। और वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह क्या किया जाता है? पूजा जाता है। आइए ताना भगत के बारे में जानते हैं। ताना भगत जो आंदोलन था उसके बारे में, जो 1914 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन
21 अप्रैल 1914 में ईस्वी में गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। ठीक है, टोली ग्राम में हुआ था। कौन से? गुमला जिले के बिशनपुर में। और उराव जनजातियों द्वारा यह आरंभ किया गया था। ठीक है, उराव जनजाति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, उराव जनजाति। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। और इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे, जो जतरा भगत थे। कौन? ध्यान रखेंगे आप, जतरा भगत। कौन? जतरा। ठीक है, और उसने उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश यानी उराव के देवता की आराधना पर बल दिया। ठीक है, और साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा कुरीतियों की त्याग पर क्या किया? बल दिया। ठीक, ये सारी कुरीतियों के विरुद्ध थे। और उत्तरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे और कर भी नहीं देंगे। ठीक है, उनके डिकुओं यानी बाहरी लोग के यहाँ मजदूरी न करने का भी अभियान चलाया गया। और उसमें जिसमें देखेंगे 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। और प्रायः आदिवासियों ने जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, प्रमुख जनजाति आंदोलन देख लेंगे। ठीक है, जो अभी बताया गया ये देख लेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1800 में कौन? चेरो विद्रोह, भूषण सिंह, ये नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नेता लीड किए और वर्ष? ठीक है, भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम बख्श सिंह। और 1831 में 32 में कोल विद्रोह देखेंगे, बुद्धू भगत, बिंद राय और सिंह राय और सुरगा मुंडा। और 1832-33 में भूमिज का विद्रोह हुआ था, जो गंगा नारायण सिंह के द्वारा चलाया गया था। और 1855 में संथाल का जो विद्रोह था, सिंधु, कानू, चांद और भैरव नेता थे प्रमुख। 1874 में आप देखेंगे खरवार विद्रोह आंदोलन हुआ था भागीरथी मांझी के द्वारा। और 1899 में देखेंगे मुंडा आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। और 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था जतरा भगत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख जनजातियों का आंदोलन था। और इसमें देख लेंगे जो संथाल है। ठीक है, संथाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह जमींदारों साहूकारों के विद्रोह था और संख्यात्मक रूप से बिहार का ही सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल की थी। और संथाल जो विद्रोह का प्रभाव क्या? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? दमीन ए कोह यानी पहाड़ियों का राज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साफा होड़ आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। साफा होड़ आंदोलन का आरंभ 1870 में हुआ था, जिसके जन्मदाता कौन थे? बाबा भागीरथी मांझी थे, ध्यान रखेंगे इनका नाम। और जमींदार द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को क्या बोला जाता था? बेथी बोला जाता था, जिसके नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जो बिहार राज्य है अपना, वो जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनको बाहर निकालने के लिए बिहार का बहुत योगदान रहा है। और चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष हो, चाहे उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, और इन सभी में बिहार का महान योगदान है। ठीक है दोस्तों, अपने बिहार में क्रांतिकारी हमेशा जन्म लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें 1857 में विद्रोह एवं और बिहार। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। और उसमें भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, सिपाही विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, 1857 में देखेंगे आप विद्रोह का आरंभ 19 मार्च, ठीक है, 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में हुआ। ठीक है, ये 34 नेटिव के थे। ठीक है, में हुआ। और इसका व्यापक रूप जो देखेंगे आरंभ हुआ था, जैसा कि आपको हमने बताया 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में हुआ था। इसमें बिहार में काफ़ी इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा। और इस प्रभाव में आप देखेंगे कि 3 जुलाई 1857 को पटना व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कौन? पीर अली, इंपॉर्टेंट है नाम। और बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह का दबाना चाहा। कौन? एजेंट लॉयल ने। ठीक है, लेकिन अपने सैनिक के साथ मारा गया। ठीक है,
हम बिहारियों से लड़ेंगे तो ऐसे ही मारे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो बिहार के कमिश्नर जो विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए और 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई और सरकार की जो स्थानीय अधिकारियों ने अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की और इसमें पीर अली को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान जैसे मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह सैनिकों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के संयुक्त नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। किसके नेतृत्व में? अपने कुंवर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिले में क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है। और 1857 में देखेंगे विद्रोह में मुंगेर का जो क्षेत्र था ना वो अप्रभावित था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अप्रभावित था, जबकि विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर थे। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन वी विल सी दैट बिहार के जो आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा और उसने जो बीबीगंज में, ठीक है, बीबीगंज में 2-3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया और उसके बाद आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया। और 12 अगस्त 1857 को आयर ने क्या किया, जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। ठीक है। कब्जा करने के बाद कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। ये किसने कहा था? कुंवर सिंह जी ने कहा था। ठीक है। आगे देखेंगे कुंवर सिंह जी ने दादा साहब जी के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ क्या किया, संघर्ष में भाग लिया और मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है। और बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट को के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को क्या किया, पराजित किया। अपने यूपी और बिहार वालों से उलझोगे तो ऐसे ही पराजित होगे। ठीक है। अपने यूपी बिहार जिंदाबाद। ठीक है। और कुंवर सिंह ने स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। ऐसे लोगों ने अपना बलिदान दिया है तब ये देश आज़ाद हुआ है। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई जो अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बना रखा और विद्रोही सितंबर अक्टूबर 1857-58 में सासाराम और रोहतास के आसपास आप देखेंगे कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिले और दिसंबर 1859 में आप देखेंगे दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और करने के बाद अंग्रेज की सेना को क्या कर दिया, सौंप दिया। ठीक है। यही होता है घर का भेदी लंका दाहे। ठीक है। अपने नहीं धोखे दे तो पराया क्या ही कर लेगा हम लोग का। ठीक है। चलिए 1857 में सौंप दिया जब अंग्रेजों को। ठीक है। तो अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया, गोरखपुर। ठीक है। जहां से अपने योगी जी हैं और जहां पेचिस डायरिया के कारण 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों। 1857 की इस विद्रोह में संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आइए देखते हैं। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। किसके? मोहम्मद हुसैन खां। कहाँ पे? छपरा। अब 32वीं NI ने 2 कंपनियों ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को क्या किया, विद्रोह किया। 32वीं 32 NI नेटिव इन्फेंट्री थी ना, 2 कंपनियां भागलपुर में क्या की, विद्रोह की। और वजीरगंज जो गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। और मुजफ्फरपुर में देखेंगे विद्रोह की जो शुरुआत थी 25 जून 1857 को हुई थी। वहाबी आइए देखते हैं दोस्तों। तो वहाबी आंदोलन इन दिस वी विल सी कि एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था जिसमें प्रवर्तक कौन थे, सैयद वहाब थे। और जो पटना के विलायत अली और इनायत अली के इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी, यानी आगे ये थे भूमिका में। ठीक है। और 1822 में से
1968 तक इस आंदोलन बिहार में चली और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। ठीक है, पटना। ठीक है, पटना था। और वहाबी आंदोलन के अनुयायी अपने आप को क्या बोलते थे? ये कहते थे अहले हदीस। ठीक है, अहले हदीस। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण देख लेते हैं, सेकंड चरण देख लेते हैं। इस आंदोलन में जो राष्ट्रीय चेतना के प्रचार महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया और अनेक संस्थाओं, मंचों आदि से के माध्यम से कार्य को अंजाम दिया गया। और उसमें उस समय पैम्पलेट भी छपती थी, इसके माध्यम से ये अंजाम दिया गया। और आगे देखते हैं, 1857 ईस्वी में क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं रही, लेकिन उसका राष्ट्रीय पुनर्जागरण जो बोलते हैं, नेशनल जो पुनर्जागरण बोलते हैं, रेनेसेंस बोलते हैं, तथा राष्ट्रीय चेतना की ठोस नींव रखी गई। ठीक है, 1857 से ही पश्चातक शिक्षक के प्रचार ने नए राजनीतिक विचारों के विशेषकर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान किया। ठीक है, योगदान किया। और राजा राम मोहन रॉय और महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारक अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का बड़ा श्रेय मिलता है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ये वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे और राजा राम मोहन रॉय ने ही जो सती प्रथा थी उसको हटाने में योगदान दिया था। राजा राम मोहन रॉय को ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोलते हैं? राजा राम मोहन रॉय जी को बोला जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय ने जहां अनुनासिक कुरीतियों का विरोध लोकमानस को झकझोर नहीं, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड अंधविश्वास के दलदल में धसे मर्दासन समाज को क्या किया? नवजीवन दिया। ठीक है, उस समय पाखंड और अंधविश्वास बहुत था, उसे उजागर दिलाने के लिए दयानंद सरस्वती जी का योगदान था। ठीक है, आप देखेंगे वॉयस एसोसिएशन 3 मार्च 1909 दरभंगा राज के मैदान में वॉइस एसोसिएशन के नाम से युवाओं के मंच के संघ की क्या हुई? स्थापना हुई। वॉइस एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे और आप देखेंगे कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक सचिव और बिहारी बनर्जी दीनानाथ झा जगदीश्वर प्रसाद झा कौन थे? ये सरकारी सचिव थे। इस सभा की जो अध्यक्षता एक बैरिस्टर जो अशफाक खान ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दशा में एक नए महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ क्या हुआ? परिचालक हुई थी। ठीक है, नए मोड़ की तरफ चला। आज सरस्वती अकादमी देख लेते हैं दोस्तों। इन दिस वी विल सी दरभंगा के 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई और यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों को क्या करता था? अनुप्रेरित करता था और अपने छात्रों को प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी की प्रेरणा थे और देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उनके सहयोग क्या थे? सहकर्मी थे। नाम ध्यान रखेंगे। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की जो प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। ये राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। कहाँ पे? दरभंगा में। ध्यान रखेंगे। बंग ढंग आंदोलन और बिहार। ठीक है, बंग ढंग आंदोलन और बिहार विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार में विभिन्न भागों पर क्या प्रभाव पड़ा और 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी मुंगेर आए। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन एक प्रभावकारी क्या था? भाषण था। और बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और अपने स्थान काल से ही इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना, ठीक है, जो नेशनलिज्म का जो कॉन्शियसनेस होता है उसका क्या हुआ? उन्नयन हुआ और महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस दशा में देखेंगे महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में आप देखेंगे मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। और इस मुस्लिम लीग में आप देखेंगे इसी मुस्लिम लीग में देखेंगे जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? वकार उल मुल्क थे। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने ही क्या बंगाल विभाजन का क्या किया? समर्थन दिया था। और स्वदेशी, एक और चीज, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, किसने? ये वकार उल मुल्क थे।
ठीक है, जो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन देख लेते हैं। 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई और इसमें बिहार के प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। ठीक है, और आगे देखेंगे, मजहूरुल हक सहित सभी पढ़े लिखे एवं उच्च वर्ग के मुसलमान इसमें सम्मिलित हुए और मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28 प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ और सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, प्रतिपादन किया गया था और सम्मेलन का विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, इसने प्रस्तुत किया यह और रामकृष्ण शर्मा ने क्या किया, ये संशोधन प्रस्तुत किया। और सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की क्या की, यात्रा की और अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल ने छात्रों के आमंत्रण पर भागलपुर कॉलेज भी आए थे। ठीक है, भागलपुर कॉलेज आए थे। और आगे देखेंगे आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1885 में हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना देखेंगे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था, आप देखेंगे ए.ओ. ह्यूम थे ना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये क्या थे, सेवा निवृत्त एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, और आप देखेंगे ये कब हुआ था, 28 दिसंबर, जैसा कि आप लोग को हमने बताया। और आप देखेंगे ये कौन सी जगह पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट उसमें जानेंगे कि ये कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1910 में एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिलों, वार्डों और अन्य स्थानीय निकायों पर पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था और बिहार के मजहूरुल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को जोरदार समर्थन किया और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। और किसने अनुमोदन किया, सैयद हसन इमाम ने। और कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। इसमें ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारका नाथ ने न्यायिक सुधारों और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस सी इन 1912 ओके 27 ऑफ द अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ माधोलकर थे। और 1922 में देखेंगे 38 अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, गया में, देशबंधु चित्तरंजन दास। और 1940 में जो 53वां अधिवेशन हुआ था ये रामगढ़ झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों होम रूल आंदोलन और बिहार। ठीक है, होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे होम रूल स्टार्ट किया गया था, आप देखेंगे ये तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तिलक जी क्या, आप देखेंगे तिलक जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था और ये 1916 में हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे तिलक जी के द्वारा एक कहा गया था, एक शब्द कही गई थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हालांकि जो तिलक जी वाला जो होम रूल था वो प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि एनी बेसेंट का था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और आइए देखते हैं 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। बिहार में इसके जो मजहूरुल हक थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, ये आप देखेंगे सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंद्र नारायण सिंह सचिव। ठीक है, सचिव। और चंद्रवंशी सराय और वैद्यनाथ नारायण थे। ठीक है, सचिव इतने थे। ठीक है, और होम रूल आंदोलन बिहार में एक गति देने के उद्देश्य से आप देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 में पटना की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा से भी
मिली। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने एक सहकर्मी जो जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थान पर, हम देखें, कुछ स्थानीय और व्यवसायियों के सहयोग से क्या किया, होम रूल की स्थापना की और बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका और बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट में किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 कल आएगा और उसके बाद आप पार्ट 3 जल्दी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक वन मोर थिंग्स फ्रेंड्स, आप पॉलिटी का बिहार पीसीएस 22 वर्षों का जो घटना चक्र का है उसका PYQ मैम के द्वारा कराया गया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और मैम के द्वारा ही आप देख रहे होंगे कि लक्ष्मीकांत का रैपिड रिवीजन सीरीज चला जा रहा है। तो गाइस आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, जय हिंद। और किसी भी तरीके की हमें सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।